मैथ्स का भी दे देंगे, अपनी तो क्लास कब लेंगे फिर। तो गाइज ऐसा है, देखो भाई, ऑलमोस्ट बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्टिंग से अटेंड करा है, बट एक आध बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने छुट्टी पे था या आपने इसे अटेंड नहीं करा होगा चैप्टर ना, पहली क्लास है केमिस्ट्री की और इधर भी पहली क्लास ही है। सो जिन भी बच्चों ने, जो भी बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं ना, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं बच्चों केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties। समझो मेरी बात को, ये चैप्टर का नाम है। अब देखो भाई ऐसा है कि बहुत सारी जो बातें हैं ना वो तो हो चुकी है इस चैप्टर की स्टार्टिंग की, मतलब बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो सारा हो चुका है, 3 क्लास हो चुकी है इसकी, चौथी क्लास आज इसकी है जिसमें हम कुछ आगे का पढ़ेंगे। बस आप लोगों ने ऐसा होना चाहिए जिन बच्चों ने अब तक इसकी एक भी क्लास नहीं ली, 11th क्लास 10th क्लास के अंदर आपने पीरियोडिक टेबल पे एक आध बार तो नजर डाली होगी। पीरियोडिक टेबल कहीं तो चेक हुआ तो आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर कटा हुआ था, बट कभी पीरियोडिक टेबल आपका यूज हो रहा था कहीं पर? कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। तो टीचर्स ने पीरियोडिक टेबल वाले को बात ही नहीं करी आप लोगों से। फिर 20 तक एलिमेंट कैसे याद करे तुमने? बस सीधा ऐसे याद करा। अच्छा, तो 9th में भी था पीरियोडिक टेबल तो? बस 20 तक एलिमेंट थे। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ यार, हैं? चलो तो 20 तक तुम्हें वैसे याद करवाया गया कि कैल्शियम तक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन बाकी की बातें तुम्हें नहीं पता है ना। चलो कोई नहीं, और जिन बच्चों ने पहली क्लास दे रहे हैं थोड़ा बच्चों ये प्रॉब्लम रहेगा आप लोगों के लिए, कोई नहीं, देखेंगे किस तरीके कवर करेंगे। देखिए आपको बस मैं इतना ब्रीफली बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसा कुछ है कि हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स हैं, और उन 118 जो एलिमेंट्स हैं ना, हमने उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत समझी। क्लासीफाई करने का मतलब ये होता है, मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल बोर्ड पे निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चों आज मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ से, आपको पता है आज हम शुरुआत जब करेंगे क्लास की तो आपसे पहले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उसके बाद ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सो मेरे को निकालना है पीरियोडिक टेबल। पढ़ के आए हो सब? मजा से नहीं आ रहा ना। गाइस ये कुछ इस तरह का होता है प्रेडिक्टेबल। मैं थोड़ा सा अच्छा सा इमेज निकाल लो यार, ये बड़ा खराब सा आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है। सो गाइस एक बार बोर्ड पे जरा ध्यान देंगे, ये कुछ आपके सामने इस तरह का प्रेडिक्टेबल मैंने आप लोगों को बताया। जिन बच्चों ने क्लासेस ली हैं उनको पता है कि एक्चुअली में ये पूरा का पूरा मैटर है क्या, है ना। ये दो बाद में कैसे आए हैं और ये सब कैसे बना हुआ है, उन सब बच्चों को पता है, 3 क्लास से यही चल रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता बस इतना समझ लीजिए कि आप लोगों ने जो 20 तक एलिमेंट्स याद करे थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे करते करते कैल्शियम तक लिए थे। कभी आपने बात सोची कि ऐसा क्यों है कि बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम है, और कुछ क्यों नहीं है? क्यों ऐसा ही बनाया गया? क्यों इनको सबको येलो इसको रेड ऐसा ही क्यों कर रहे हैं बच्चों? समझो मेरी बात को। ऐसा है बच्चों की जो 118 एलिमेंट्स हमारे पास है ना, हमने ये देखा कि इनमें से जिन जिन की प्रॉपर्टीज एक जैसी है ना, उनको एक ही वर्टिकल कॉलम में रख दिया गया। सिंपल स्ट्रेटेजी। अगर मैंने पाया कि बोरोन और एल्यूमिनियम एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं तो मैंने बोरोन और एल्यूमिनियम को अलग अलग नहीं रखा, उनको एक ही वर्टिकल कॉलम में रखा और इनको एक फैमिली का नाम दिया गया, इनको ग्रुप्स बोला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, हालांकि इसका जो नाम है अभी बताऊंगा आज में कि ये नाम कैसे पड़ा हुआ है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम,
ये जो नाम दिए गए या जो बोलूँ ये सब एक ही वर्टिकल कॉलम में इसलिए अलाइंड है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बोलो क्या करती है, रिजेंबल करती है। और ये बात पता लगाने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत जद्दोजहद करी है भाई, बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर, तब जाके पता लगा कि ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, इनको एक वर्टिकल कॉलम में पुटअप कर दो। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीनियम, पोलोनियम, इन सब का प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होता है बोलो, एक जैसा है, इसलिए ये एक ही वर्टिकल कॉलम में है। तो आप सब बच्चों को क्या याद करना है, जो बच्चों ने अभी तक अटेंड नहीं करा है, कि ऐसे ना 18 फैमिलीज है। कितनी फैमिलीज हैं? 18। वहां 2 फैमिलीज ये रही, बीच में 3 से लेके 12 तक ये रही, और 12 के बाद देखो 13 और फिर 18। तो ऐसे कितने परिवार हैं बोलो? 18 परिवार है। और 18 परिवारों में एलिमेंट्स आने लग गए। जैसे कि 18 परिवार में आता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और सबकी प्रॉपर्टी बोलो क्या होती है, एक जैसी। ऑल ऑफ देम आर नोबल गैसेस, जो कि इतनी आसानी से किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है। तो इससे फायदा क्या हुआ? आप सोचेंगे बच्चे से फायदा क्या हुआ? सर देखो 118 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली याद कर पाना बड़ा मुश्किल था, बट अगर मैंने इनकी फैमिलीज बना ली हैं, तो अगर मुझे इनमें से किसी एक की भी प्रॉपर्टी के बारे में आइडियाज हैं, तो मैं बाकी की प्रॉपर्टी का आइडिया लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि एक परिवार है, एक ग्रुप है, फैमिली है, और इनको एक फैमिली में या ग्रुप में रखने का रीजन यही है कि इन सबकी प्रॉपर्टीज बोलो क्या है, बोलो सेम सेम है, एक जैसी प्रॉपर्टीज है। तो अगर मैं हीलियम या नियॉन के बारे में भी जानता हूं, तो मैं बाकियों के बारे में अंदाजा लगा लूंगा। नहीं समझे ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं फ्लोरीन के बारे में जानता हूं, तो इसका मतलब उसके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे एलिमेंट्स के बारे में मेरे को आइडिया लग चुका है, क्योंकि सब किससे बिलोंग करते हैं बोलो, एक परिवार से। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग द 118 एलिमेंट्स, वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट द 18 ग्रुप्स। बोला है कि नहीं? 118 एलिमेंट्स को समझने की बजाय मुझे सिर्फ 18 परिवारों को समझना है, क्योंकि 18 परिवार समझने के बाद बाकी सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे अगर इस वाले परिवार के एक मेंबर की भी प्रॉपर्टी पता है, तो बाकी मेंबर्स का प्रॉपर्टी उसी के जैसा काम करता है। नहीं आया समझ? जैसे कि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इसके अंदर बार बार आप लोगों के साथ हमेशा, और वो एग्जांपल मेरा ये है कि सपोज करो कि यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है ना, तो बच्चों ऐसा बॉन्ड बनाता है, एचएफ बनाता है। एचएफ बनाता है। क्यों एचएफ बनाता है? क्योंकि फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, और 9 का मतलब होता है 2,7, मतलब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है टोटल अगर 8 हो जाए तो उसका ऑक्टेट बोलो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो उसको बस एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो वो एक ही हाइड्रोजन से कंबाइन होता है। एक ही हाइड्रोजन से बोलो क्या होता है, कंबाइन। लेकिन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2,6, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए वो हमेशा 2 ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। कितने ऑक्सीजन से बोलो? 2 से। नाइट्रोजन को 3 चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन को 3 चाहिए होते हैं, 2,5, तो कितने हाइड्रोजन से कंबाइन होता है बोलो? 3 से। और कार्बन को चाहिए होंगे 4, कार्बन को चाहिए 4, तो वो कितने से होता है बोलो? 4 से। अपने सर इससे क्या बताना चाह रहे हो आप? इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे फ्लोरीन एक ही हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, बिकॉज उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। सिमिलरली क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का भी साथ भी सेम सीन है। 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,7, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना चाहिए? 1। तो वो भी एक ही बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से। और मुझे ब्रोमीन के बारे में आज तक पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मुझे HBr पता है भाई, मुझे पता है HI है, मुझे पता है एस्ट्रोटीन है, तो H80 बनेगा बेसिकली। समझे नहीं मैंने क्या कहा? अगर मुझे किसी एक मेंबर के बारे में भी पता है कि उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसके परिवार के सभी मेंबर्स को एक ही ऑक्टेट चाहिए होता हो, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता हो, मतलब वो अगर एक हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, तो इसका मतलब बाकी सब भी सब एक से ही कंबाइन होते होंगे। ऑक्सीजन अगर 2 से कंबाइन हो रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो सल्फर भी 2 से, सेलेनियम भी 2 से, टेलियम भी 2 से, पोलोनियम भी 2 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी अरेंज दिस 118 एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली बात आपको समझ में आ गई जो नहीं हुई, जिन्होंने अटेंड करा है। अब आते हैं अपनी ओरिजिनल बात पे वापस से, कम टू द मेन क्लास। सो गाइज, आप लोगों को भी 18 ग्रुप्स याद करने थे, मैंने बोला था सीक्वेंस में याद करना था 30 तक। कहां तक बोलो? 30 तक। 20 तक बच्चों आपने याद करा हुआ है, 30 तक कर लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक कर लो। लेकिन आप लोग भी अभी एक बात जान चुके हो कि एलिमेंट्स को ना सीक्वेंस में याद करने से ज्यादा बेहतर तरीका है कि उनको कैसे याद किया जाए, ग्रुप्स में। क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि अगर मुझे ग्रुप नंबर 1 याद होगा, तो मुझे पता होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मुझे अगर ग्रुप वाइज याद होगा, तो इससे फायदा ये होने वाला है कि अगर मुझे इनमें से किसी एक की भी प्रॉपर्टी पता है, तो बाकी की प्रॉपर्टी अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि मुझे फैमिलीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बोला? फैमिलीज। इससे फायदा ये होने वाला है फैमिलीज से। तो भैया मेहनत जो लगी प्रोडक्टिव में इसी चीज पे लगी है, फैमिलीज बनाने में। मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको एक के नीचे एक रखते गए, और इससे हमें पता लगा कि अगर एक का प्रॉपर्टी कुछ ऐसा, तो बाकी का भी ऐसा ही होगा। तो आप लोगों को फिलहाल मैंने 18 मना करे थे, 18 परिवार याद नहीं करने। पहले कितने करने बोलो? 8। एक ये वाला, एक ये वाला, 2 हो गए, फिर ये और ये। टोटल हमें कितने परिवार याद करने बोलो? 8। ओ भाई नहीं आया पक्का? तो 8 परिवार याद करने थे। बोलूं मैं? क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? याद करके आए हो? नहीं? क्यों? ये तो मैंने याद करने को दिया था आप लोगों को, आना चाहिए।
ये नहीं आता? पढ़ के आया ना सब? ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल भी आपका रख दिया गया है। ठीक है, अब बताना, चलो सामने सामने रख के थोड़ा पूछेंगे। सो 5 मिनट, अरे मेरे तो नहीं, इतना समय नहीं मिलेगा। चलिए, सो आप लोगों को मेरी तभी देखना है, ऐसे नीचे देख के नहीं बताएंगे, नहीं तो आप उसमें देख लेंगे। आपको बताना है जिसमें जो ग्रुप पूछूंगा आपको वो ग्रुप के एलिमेंट्स को बताना, ठीक है? ध्यान सुनिए। शुरुआत करते हैं सौरभ से। सौरभ, ग्रुप नंबर 16। 16 पहला मेंबर बताऊं? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ठीक है। सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ठीक है, उसके बाद लक्षित, ग्रुप नंबर 18। हाँ, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, सो ये रहेंगे बेसिकली। ठीक है, तनिष्का आप बताएंगे ग्रुप नंबर 2। एल्यूमिनियम, नहीं करे ढंग से यार। कैल्शियम, क्या है सिंबल? स्ट्रॉन्टियम। ठीक है, आगे। और रेडियम। सिंबल नहीं करेंगे बच्चों याद, आप पूरा नाम याद करेंगे। नहीं पता नाम मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन आप सिंबल याद नहीं करेंगे। ठीक है, और सिंबल तो आप आइडिया लगा लोगे जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे। सो अब बताएंगे ग्रुप नंबर 13, प्रिंस। बोरोन, थोड़ा तेज बोल दो। हीलियम, गैलियम। ठीक है, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ठीक है। वंश आप बताओ ग्रुप नंबर 17। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। ठीक है, बिल्कुल अच्छे। खुशी आप बताएं ग्रुप नंबर 1। सीजियम, सीजियम, फ्रेंसियम। बिल्कुल बढ़िया। ऋषभ आप बताओ ग्रुप नंबर 14। हैं? कार्बन, नहीं आता। हर्षित ग्रुप नंबर 15। कार्बन, सिलिकॉन। पढ़ के नहीं आया सही से हैं? क्यों भाई? कौन बच्चे क्लास में जो बिल्कुल सारे ग्रुप्स धीरे धीरे याद आ रहे क्या? हैं? कौन बच्चे क्लास में जो पूरे बिल्कुल सीक्वेंस में सुना सकता है ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 है? संजीव, महंग, चलो संजीव बताओ। नहीं, नाम से। वेरी गुड, बस ये 8 नहीं है, 18 है। ठीक है, वो हमने 8 बोले उनको, लेकिन वो पहला, दूसरा और फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, मैं सुनाओगे? कौन से वाले? वो जो लास्ट में नाम दिए हुए थे,
चलो उसकी बात करते हैं, बताता हूँ क्या चीज़ है। आप सब मुझे बताइए कि आपको, देखो भाई बच्चों, याद सबको ही करना है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब मैं आगे बात करूंगा, आगे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, मैं वहां पर बोलूंगा इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फलाना ठिकाना। मैं उसमें एलिमेंट भी लिखूंगा पोलोनियम, उसमें मैं एस्टाटिन भी लिखूंगा। अब जिस बच्चे ने ग्रुप याद करे उसको पता है पोलोनियम 16 में है, एस्टाटिन 17 में है, उसको पता है, वो एकदम समझ जाएगा कि क्या क्या सीक्वेंस बनने वाला है। और जिसको नहीं आता होगा उसको आगे दिक्कत आएगा। इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने लिए भी दिक्कत पैदा कर रहे हो। सिंपल सी बताऊं आपको चीज़। तो आपको एक ग्रुप्स याद होने चाहिए, और मैंने भी आपको 18 ग्रुप नहीं बोले, मैंने सिर्फ बोले हैं आप लोगों को 8 ग्रुप। तो 8 ग्रुप तो एटलीस्ट याद कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए, क्या आपको पता चल गया चैप्टर में चल क्या रहा है? फिलहाल अभी फिलहाल तक बात ये वाली चल रही है, चलिए ठीक है। अब आपको ग्रुप्स याद होने चाहिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ना हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। जब भी पीरियोडिक टेबल बन रहा था ना, तो उस समय एलिमेंट्स पूरे 114 115 तक नहीं थे बेसिकली, मतलब धीरे धीरे उसमें फिलअप चल रहे थे एलिमेंट्स। तो ये हुआ कि 100 तक तो सब मिल चुके थे, 100 तक तो सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके थे? मिल चुके थे। अब 100 के बाद मिलना स्टार्ट हो रहे थे भाई एलिमेंट्स। तो हमने क्या करा कि जब तक किसी एलिमेंट को, मान लेते हैं आज की डेट में ना आपको 121वें नंबर का एलिमेंट मिल गया। अभी रिसेंटली कितना हो चुका है वो, कुछ नंबर 120 के आसपास, 120 से ऊपर ही बल्कि। सो मान लो कि आज आपको ना एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसका एटॉमिक नंबर 125 है। जिसका एटॉमिक नंबर कितना बोलो? 125 है, क्योंकि 124 तक तो मिल चुके हैं। मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके प्रोटॉन्स 125 है। सो अब आपको इसको नाम करवाना है भाई इसका। अब सुनिए जरा, इन्होंने ये कहा केमिस्ट्री सोसाइटी ने कि जब तक हम उसको उसके उसके नाम को मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं करते। स्टैंडर्डाइज मतलब कि उसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं देते, होता नहीं, एक पंडित नाम देता है आगे, और उससे पहले तक क्या होता है? उससे पहले तक भैया घर में कुछ भी नाम निकाल देते बच्चे का। सो वही वाली चीज करी गई कि जब तक कोई उसको केमिस्ट्री सोसाइटी से स्टैंडर्डाइज नेम नहीं मिलता, तब तक इनके नाम रखने का एक तरीका अपनाएगा। और वो नाम आपको बुक्स के अंदर दिख जाते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने एक तरीका क्या अपनाया वो सुनिएगा। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं डिजिट, यहां पर मैं लिख रहा हूं उसका नेम, और यहां पर मैं लिखूंगा उसका सिंबल। ये मैं क्या करवा रहा हूं तुम लोगों को? इसके लिए हम नील शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम एन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बाय, सॉरी अन बोलेंगे इसको, बाय, फिर ट्राई, फिर क्वाड, फिर बोलो पेंट, फिर हैग्स, हैप्ट या सेप्ट भी यूज करते हैं, ऑक्ट और एन। एन में देखना डबल एन लगाया है, सिंगल लगाया, दिखाने के बाद ये बुक डबल एन होगा शायद। सो गाइज, मैंने ना बोर्ड पे कुछ एब्रीवेशंस लिखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो निल, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हैग्स, हेप्ट, ठीक है। हेप्ट में बेसिकली सेप्ट लिख लो इसको, क्योंकि इससे हैग्स और हेप्ट में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। एंड देन है ऑक्ट, एंड देन है एन। अब क्या करिए, सिंबल बना दीजिए। जो उनका आगे का अल्फाबेट है उसका सिंबल है एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई। अब ये क्या बताया गया है आप लोगों को, एक बार सुनिएगा बोर्ड पे ध्यान से। गाइज, 100 तक के एलिमेंट्स के स्टैंडर्डाइज नेम हो चुके हैं, आपको पता है 100 से ज्यादा भी हो चुके हैं। बट आज की डेट में अगर आपको कोई नया एलिमेंट मिलता है, जब तक उसको स्टैंडर्डाइज नेम नहीं मिलेगा, तब तक आप उसका नाम कैसे करेंगे? इन्होंने एक तरीका बताया। जैसे कि मान लीजिए किसी का एलिमेंट नंबर है 101, तो इन्होंने बोला एक के लिए आप शब्द इस्तेमाल करेंगे अन, 0 के लिए इस्तेमाल करेंगे निल, और फिर 1 के लिए करेंगे अन। तो बोलो क्या बोलोगे इसका नाम? अन, निल, अन, और आखिरी में सबके नाम के पीछे ईएम लगा देना है। सबके नाम के पीछे बोलो क्या लगा देना है? ईएम। एल्यूमिनियम जैसे होता है, क्रोमियम जैसे होता है, तो लास्ट में सबके नाम के पीछे क्या लगाना है? बोलो ईएम लगाना है। सो बनेगा अन, निल, अन्नियम नाम होगा इसका 101 वाले का। मान लीजिए कि 125 वाला आपको मिला, तो बोलो क्या नाम होगा? बोलो अन, बाय, पेंटियम। अरे नहीं आया समझ में बच्चों? अन, बाय, पेंटियम। 120 हुआ तो बोलो क्या बोलोगे? अन, बाय, निलियम। नहीं आई इन्हें बात समझ में? चलो 119 का बताओ, बोलो अन, 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 एनियम। नहीं आया ना समझ में? अच्छा, तो आप ये कहेंगे, जैसे भी मैं पूछ रहा था कि सर मैंने कुछ और नाम भी देखे थे। हुआ क्या था कि जिस समय एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे, जैसे 102वां एलिमेंट बेसिकली किसी ने बताया,
और ये जो 102 नंबर पे जो एलिमेंट है ना, ये बेसिकली मान लीजिए मेंडलीव ने बताया, या मेंडलीव की याद पे इनका नाम ना जब तक स्टैंडर्डाइज नहीं हो रहा मेंडलीवियन रख दिया। क्या रख दिया बोलो? मेंडलीवियन, और सिंबल असाइन कर दिया एमडी करके। समझ में आ रही बात मैं कहना चाह रहा हूँ? तो हुआ क्या था कि साइंटिस्टों के नाम के आधार पर ही ना 100 के बाद कुछ एलिमेंट्स की क्या कर दिए बोलो? सिंबल असाइन कर दिए। उससे पहले तक सब कुछ ठीक था, है ना, जो नाम उनका बनना चाहिए था प्रॉपर्टीज वगैरह के आधार पे वो वाला नाम दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है कुछ साइंटिस्टों के नाम पे दे दिया गया। सो आपको वो वाली चीज तो बिल्कुल याद ही नहीं करनी है, उसको तो बिल्कुल भूल जाइए आप लोग, ठीक है। जो नाम आपको दिख रहे हैं बीच में एमडी एनएच वगैरह, वो साइंटिस्टों के नाम पे दिए हुए, छोड़ दो उसको, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। आपको 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका नाम जो है इस फॉर्मेट में लिख के आना है। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आने वाला है, अगर आपको आया 1 नंबर का तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका नाम क्या होगा, राइट द नेम ऑफ एन एलिमेंट having atomic number, बोल देगा 109। बोलो बोलो 109 वाले को क्या बोलोगे? अनिल एनियम, अनिल एनियम। नहीं है बस नहीं। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स को नाम करना है, मेरे को लगता है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा इस टॉपिक में हम टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज ये बहुत आसान सी चीज़ है। सो गाइज, हाँ फिर से बताऊँ, देखो ये जो हमारे डिजिट्स है ना, हमने इनके लिए नाम यूज़ किया, इसके लिए निल, इसके लिए अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन, ठीक है, सही है। अब क्या बोला गया कि जितने भी एलिमेंट जो 100 से ऊपर हैं उनके नाम हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब जब तक उनको एक स्टैंडर्ड नेम नहीं मिलता तब तक हम उनके लिए ये वाले नाम यूज कर सकते हैं। तो जैसे 101 है तो 101 के लिए मैंने 1 के लिए बोला अन, 0 के लिए बोला निल, फिर 1 के लिए बोला अन, और लास्ट में क्या लगा दिया बोलो ईएम, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पता है 1 के लिए अन यूज करता हूँ, 0 के लिए निल यूज करता हूँ, बस वही चीज में चला रहा हूँ। कभी कभी ये वैसा भी करता है कि आप लोगों को ना एज सिंबल बना के दे देता है, कहता है कि भैया मेरे पास एक एलिमेंट है, एक मेरे पास एलिमेंट है, उसका सिंबल ये है, सिंबल उसका ये है, सिंबल उसका ये है, बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या है? ओ सॉरी, तो नाम हो गया पूरा अनिल ऑक्टेम। चलो बता दो क्या नाम, क्या क्या एटॉमिक नंबर है बोलो? अन मतलब 1, निल मतलब 0, ऑक्ट मतलब 108। अरे नहीं आया बात समझ। कभी कभी वो ऐसा भी करता है कि सिंबल जो है वो तो नेम है बच्चों, वो तो नेम है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओ वैसे ही। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सिंबल दिया हुआ है उसका UNS, ठीक है, UNS। अब बताइए कौन होगा ये, कौन होगा ये? UNS कौन होगा? अनिल सेप्टियम, अनिल सेप्टियम। तो इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना होगा? 107। नहीं है पास में? तो ये इस तरह की चीज पूछेगा, वैसे एक क्वेश्चन कई बार दे थे स्कूल वाले, तो मेरे को लगता है बहुत आसान सी चीज है ना। सो देखो अब तक आप लोगों को इस चैप्टर में क्या आ जाना चाहिए, सब बच्चों को जो है, सब बच्चों को, चाहे वो क्लास में आए थे नहीं आए थे, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक आपको एक चीज जरूर समझ में आनी चाहिए। एक तो ये वाली बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए ना, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं ना, तो एटलीस्ट इतना जान के रखिए कि सीक्वेंस में आपको कितने एलिमेंट्स याद होने जरूरी है बोलो? 30, ठीक है। पीछे आशीष, इधर प्रेम, 30 तक आपको एलिमेंट सीक्वेंस में याद होने चाहिए। और बाकी क्या याद होने चाहिए बोलो? आपको ये 8 परिवार याद होने चाहिए, पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये परिवार याद होने चाहिए। जैसे बच्चे सुना रहे ना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब देखो ओजी जो नाम दिया हुआ है ना, ऑर्गेनिसॉन, ये किसी साइंटिस्ट वगैरह के नाम पे दिया हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम पे दिए हुए हैं, ये मॉस्कोवियम है, लिवरमोरियम है। सो मतलब ये सारे, देखो रदरफोर्ड का नाम देखो, आरएफ देखो, आरएफ देखो, अब मैं इसको बोर्ड कर लूंगा, दिस इज रदरफोर्डियम। तो रदरफोर्ड का सब जानते हो ना, तो रदरफोर्ड के नाम के बेस पे इसका नाम रख दिया रदरफोर्डियम। मतलब साइंटिस्टों के नेम पे भी इनको नाम मिले थे, लेकिन आपको जो पेपर में पूछा जाएगा कौन सा पूछा जाएगा बोलो? जो नाम उनको ये अनिल इनियम करके मिला है ना, किसी को भी साइंटिस्टों के बेस वाला नाम याद नहीं करना बच्चों, ठीक है। अरे नहीं आया समझ में? तो आप लोगों को सबको क्या याद होना चाहिए वो सुनिए, लास्ट वाली बात को भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपसे यही कह रहा हूं कि आपको 30 तक सीक्वेंस में याद हो, और 8 आपको क्या याद होने चाहिए? परिवार, पहला, दूसरा, और 13 से लेकर 18 तक। बच्चे के सर इन परिवारों को क्या करना, 3 से लेकर 12 तक? अरे ये भी परिवार है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी परिवार है, और ये भी एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, समझिएगा। यहां पर देख लीजिए, ये प्लैटिनम है, प्लैटिनियम है, निकल है, ये भी एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट अभी हमें इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास का काम है। 11th क्लास के अंदर हमें सिर्फ 8 ही परिवारों से हमारा सारा काम चल जाएगा। और आपको लग रहे हैं 8 परिवार, मेरे को दिख रहे हैं लगभग 50 एलिमेंट्स, बोले है कि नहीं है? 50 एलिमेंट्स, तो 8 नहीं है बच्चों, 50 एलिमेंट्स के बारे में लगभग पढ़ जाएंगे आप, लेकिन 8 परिवारों के अंदर एलिमेंट्स की संख्या लगभग अराउंड 50 के करीब है। पहले में देख लो ना कितने, पहले में 7 है, अगले में 6 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात समझे? फिर से 5-5 सब में है। तो अगर आपको ये 8 परिवार याद हुए तो फायदा क्या होने वाला है बताओ जरा।
जैसे कि आप लोगों को याद है कि 16वां ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम, पोलोनियम। तो अगर आपको ऑक्सीजन के बारे में पता है, इसका मतलब सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम, पोलोनियम का भी अंदाजा मुझे लग चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले दिमाग में ये तो होगी परिवार कौन से हैं, फिर ही तो किसी के बारे में सीखेंगे ना भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो गाइस, दो बातें समझ लीजिए। अब तक हिस्ट्री वाली बात अब खत्म हो चुकी है, आपको दो बातें सीखनी है। पीरियोडिक टेबल जो डिजाइन हुआ है उसमें आपको 30 तक सीक्वेंस याद होने चाहिए, 8 आपको ग्रुप्स याद होने चाहिए, फैमिलीज याद होनी चाहिए, और नेक्स्ट चीज आपको एलिमेंट्स के नेम करने आने चाहिए। ठीक है, अब चैप्टर बच्चों अलग तरीके से चलेगा और मैं अब आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ। अब यहां से मैं कुछ तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूँ। इसमें से पहली प्रॉपर्टी में जो तुम्हारा डिस्कस करूंगा वो है एटॉमिक रेडियस। और बच्चों हमारा चैप्टर ना आगे पीछे से रहेगा, लेकिन करेंगे सारा, चिंता मत करिए। एटॉमिक रेडियस सिखाऊंगा सबसे पहले भाई, ये क्या होता है एटॉमिक रेडियस। भाई मैं 5 चीजें आपको सिखाने वाला हूं, सुन लीजिए। 5 चीजें हम अगली कुछ क्लासेस में सीखेंगे। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़ा मजा आएगा आपको ये सब पढ़ने में, मैं आपको बता रहा हूं श्योर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यही एक चैप्टर है, यही चैप्टर है पूरा का पूरा। मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद एक चीज बचती है मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो अलग चीज है, वो इनसे अलग है। लेकिन ये 5 चीजें हमें अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट मतलब जो भी 2-3 क्लासेस लगेंगी उसके अंदर पढ़नी है। एक क्लास में सारा होता भी नहीं है ये। और आज हम क्या शुरू करेंगे, थोड़ा सा मैं एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको सिखा सकता हूँ। चलिए भाई, एटॉमिक रेडियस, चलिए आज एक बढ़िया बढ़िया चीज सिखाते हैं आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में। क्या होता है वैसे एटॉमिक रेडियस? एक एटम के रेडियस को बोलो, आप क्या बोलोगे? एटॉमिक रेडियस। कुछ नहीं सर, इट इज द रेडियस ऑफ एन एटम। बच्चों लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों ने मुझसे ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। ऑर्बिटल्स पढ़ा हुआ है सबने, 1-2 बच्चों को छोड़ के ऑर्बिटल्स सबने पढ़ा हुआ है। मैंने सबको बैकअप दिया था उस चीज का। तो अगर आपने ऑर्बिटल्स पढ़ा हुआ है तो आप मुझे बताइए, वैसे आप लोग बताइए एटम का रेडियस किसे कहोगे? ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और रेडियस क्या होता है? उसके सेंटर से लेके बाहर तक की जो दूरी होगी बोलो क्या होगी? रेडियस होगी। यही तो बात होती है कि नहीं होती, रेडियस। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपके एटम की कोई शार्प बाउंड्री है? क्या आपके एटम की कोई शार्प बाउंड्री है? जिन बच्चों को ऑर्बिटल्स के बारे में पता है, दे ऑल नो दैट कि ऑर्बिटल्स तो भैया कुछ ऐसे थे। भाई मैंने क्लास दी है आप लोगों को, ऑर्बिटल्स का पहला पिक्चर कुछ ऐसा था कि नहीं? अब जिन बच्चों को नहीं पता ना, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा क्या चीज है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा बच्चों भी इस चीज पे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको टॉपिक दिक्कत ना करे। सो पहले वो बच्चों देख लीजिए जिन बच्चों को पता है। बच्चों ये क्या है वैसे, को बताएगा मुझे? कौन सा ऑर्बिटल है ये? एस ऑर्बिटल है बच्चों, बहुत बढ़िया। और ये डॉट्स क्या है बेसिकली? दीज आर द पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ना। सो गाइस मुझे एक बात बताइए, इस हिसाब से अगर मैं एटम के रेडियस का अंदाजा लगाऊं तो एटम के रेडियस का अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई? क्योंकि कहीं से वो ज्यादा मिलेगा और कहीं से थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि उसकी कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है। अच्छा कोई बच्चा के अंदाजे से ले लो, तो यार देखो अंदाजा यहाँ पर गलत बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। क्योंकि देखो एटम का रेडियस ना अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू। एटम अपने आप में बहुत छोटा है तो रेडियस तो बहुत ही छोटा होगा, समझो मेरी बात को। और बहुत छोटी वैल्यू के अंदर मैंने अगर थोड़ा बहुत भी गलत करा तो वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई। नहीं आ रही बात समझ में? अरे बहुत बड़ी चीज आप नाप रहे हो, यहाँ से पंजाब की दूरी नाप रहे हो और उसमें आप 1-8 किलोमीटर की गड़बड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप दूरी नाप रहे हो बहुत छोटी और उसमें तुमने आगे पीछे गलती कर दी तो बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप जानते हो कि ऑर्बिटल्स की पिक्चर ये वाली हमें मिली है जिसमें कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर बाउंड्री शार्प नहीं है तो क्या आप एटम का रेडियस नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। तो ध्यान रखना कि किसी भी एटम का एग्जैक्ट रेडियस जो नापना है ना वो बहुत ही मुश्किल है, बोले कि नामुमकिन सा है। बताएंगे एग्जैक्ट रेडियस नाप पाना, बोलो क्या है? नामुमकिन सा। अब वो बच्चे सुन लीजिए, पहले आपको समझ में आ गई वाली बात बच्चों, वो बच्चे सुन लीजिए जिन्होंने अब तक ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं। बच्चों आपने जो आज तक पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूमता है, ये पिक्चर ही गड़बड़ है, ये पिक्चर ही गड़बड़ है। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता, ऐसे घूमता ही नहीं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमता है कुछ ऐसे, इस तरीके से। बच्चों आपको भी बताया गया। और ये जो मोशन है ना बच्चों, ये भी इस प्लेन पे नहीं है, ये ऐसे है जैसे एक फुटबॉल समझो, एक फुटबॉल समझो, ऐसे करिए फुटबॉल समझो। उस फुटबॉल के अंदर एक मक्खी ऐसे से घूम रही है, ऐसे से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। एक फुटबॉल में क्या समझो? मक्खी, और मक्खी ऐसे से घूम रही है। तो ये मोशन होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का। और ये आपका ऑर्बिट नहीं है, ये बेसिकली बॉल सी है ना, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल। अब आप मुझे बताइए अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, अब ये डॉट्स वाली पिक्चर क्या है ना, ये डॉट्स वाली पिक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि भाई क्या चीज है, जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ। बस आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से घूमते हैं।
और थोड़ा सा आइडिया लगाना तो बस ये है कि ये घूमता हुआ भी किसी को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इसका मोशन जो होता है बहुत फास्ट होता है, तो पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से चल रहा है। ये मैंने अंदाजा कैसे लगाया, हमने ना इसके ऊपर कुछ चीज गिरा के देखी थी, लाइट को गिरा के देखा था, और कुछ जगहों पर ना इलेक्ट्रॉन लाइट से जब टकरा रहा था बेसिकली, तो वो वाले पॉइंट्स को हमने डॉट से मार्क कर लिया। वो जहां पे टकरा रहा था ना, वो वाले पॉइंट्स को हमने किससे मार्क कर लिया? डॉट से मार्क कर लिया। तुम्हें समझ में आए तो थोड़ा सा कोशिश करना, नहीं आए तो ज्यादा टेंशन मत लेना, बाद में बताएंगे। जैसे कि ये पंखा घूम रहा है, तो पंखे की पंखड़ी नजर आ रही है क्या? मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, पंखा घूम रहा है क्या, पंखे की पंखड़ी नजर आ रही है? नहीं। जो चीज बहुत फास्ट है वो नजर तो आती नहीं है, बट एक तरीका है उसको पता लगाने का कि वो कहां पर है। तो कहां पर है? मैंने ऐसे करके, समझे मेरी बात को, मैंने ऐसे करके इसके ऊपर मारा, और ये मतलब जहां भी टकराई मैंने कहा यहां पर पंखड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक्चुअली में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी इतना ही फास्ट घूमता है, नजर नहीं आता, बट हमने क्या करा, उसके ऊपर लाइट गिराई, और जब लाइट गिराई तो लाइट के पास जो पार्टिकल्स थे वो टकराए किससे, बोलो? इलेक्ट्रॉन से, और उनको हमने डॉट से मार्क कर दिया कि यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, ऐसे ऐसे करके टकरा टकरा के सारे डॉट्स बना लिए। तो ये पिक्चर निकल के आया था। अभी डिटेल में समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन बाकी बच्चों को भैया पूरा समझ में आना चाहिए, जिन्होंने ऑर्बिटल समझा हुआ। भाई अरे नहीं आ रहा यार समझ में। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी लिखती है, दैट वी कैन नॉट एबल टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है, आइसोलेट वो चीजें होती हैं बच्चों जो अकेली होती हैं। आइसोलेट बोलते हैं ना, कोरोना टाइम में इनको आइसोलेट कर दो, अकेला। अकेले एटम का कभी भी रेडियस नापा क्यों नहीं जा सकता, बोलो? क्योंकि उनकी कोई शार्प बाउंड्री। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, दैट वी कैन नॉट एबल टू find the radius of an isolated atom since मैंने बोला we cannot able to find the radius of an isolated atom since there is no sharp boundary of orbitals। ओ भाई नहीं आया ना समझ में तुम लोगों को कुछ भी? तो ध्यान रखना है कि किसी भी एक एटम का हम रेडियस नहीं निकाल सकते, मतलब। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो रेडियस तो मान लो आज की डेट में पता है। मैं आपको बता देता हूं, क्लोरीन है, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का रेडियस होता है 99 पिकोमीटर, ऐसे कुछ होता है लमसम। तो 99 पिकोमीटर है। अभी पिकोमीटर क्या होता है आपको बता दूं, एक पिकोमीटर का मतलब बताया मैंने आप लोगों को पहले भी, 10 की पावर -12 मीटर। ऐसे याद होनी चाहिए बच्चों चीजें कि जब मैं कुछ टर्म बोल रहा हूँ तो याद आएगी, हाँ पहले सर पढ़ी हुई है हमने। एक पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, एंड डोंट बी कंफ्यूज विद 10 की पावर -12। यू नो दैट इट मींस कि 99 इंटू में 10 की पावर कितना, बोलो? -12। इट मींस 99 अपॉन में 10 की पावर 12, अपॉन में 10 की पावर, और 10 की पावर 12 अगर नीचे है तो 0.000000000 ऐसे 10 बार जीरो आ जाएगा, फिर आ जाएगा 99 मीटर। तो इतना रेडियस होता है क्लोरीन का। लेकिन आप कहोगे सर जब आप कह रहे हो रेडियस नाप ही नहीं सकते तो कैसे निकाल लिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला, हम अकेले एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते। फोकस रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला वी कैन नॉट एबल टू फाइंड द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। व्हाई इट इज सो? ऐसे क्यों? सिंस देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ द ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल्स की कोई शार्प बाउंड्री, जब शार्प बाउंड्री नहीं तो मैं कैसे नापूं न्यूक्लियस से कहां तक जाना है? कहीं तक डॉट्स, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर तक गया था, देखो अब मैं कैसे नापूं यार? कहीं पर तो पास में रुक गया, कहीं पर बहुत दूर तक भी गया है। देयर इज नो शार्प बाउंड्री ना, सो वी कैन नॉट एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट रेडियस ऑफ द एटम। नहीं कर पाएंगे बच्चों, नहीं कर पाएंगे ना, मुझे बताओ, पक्की बात हो। तो आइसोलेटेड एटम का तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बच्चों आज की डेट में हम एटम का रेडियस जानते हैं, सभी एटम का रेडियस जानते हैं। वो कैसे नापा हमने? तो हमने बोला कि हम रेडियस नाप सकते हैं इनका कंबाइंड स्टेट में। किस स्टेट में बोलो? कंबाइंड। अब कंबाइंड स्टेट कैसे? सब बच्चे फोकस करना। और मान लो एक मॉलिक्यूल है Cl2 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है? या थोड़ा सा आपको ना केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। अक्षर यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 2,8,7 ऐसे होता है, और दूसरे का भी यही होगा 2,8,7। तो आपको बचपन में ये तो सिखाया गया होगा यार, ये तो ऐसा मत बोलना ये भी डिलीट हो गया, फिर तो मेरी टेंशन और बढ़ जाएगी, फिर तो लगेगा पूरी टाइम पढ़ानी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बढ़ाए दें जबरदस्ती के, हाँ तो नहीं ना। 7 इसके पास है, 7 इसके पास है। टीचर क्या कहता था? 7 इसके पास, 7 इसके पास, ये एक इससे ले लेगा और ये एक इससे ले लेगा। अच्छा तुम्हें शेयरिंग का एग्जैक्ट मतलब पता है? एग्जैक्ट मतलब क्या होता है शेयरिंग का? क्या होता है? या ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे यार बीच में? एक्चुअली में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है ना, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड तो बना लेंगे ऐसे करके। चलो मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा उस बारे में। एक्चुअली शेयरिंग में होता क्या है ना बच्चों, एक एटम जैसे क्लोरीन का ये वाला एटम है, अब क्लोरीन के इस एटम में थोड़ा सा बता रहा हूं क्योंकि अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है तो डिटेल में बताऊंगा। क्लोरीन के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है, और इस क्लोरीन के पास भी कितनी चल रही है बोलो? एक की।
तो ये समझौता करते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि हम अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बोलो? ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप करने से क्या होगा कि अब से मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तुम्हारे पास भी जा सकते हैं, तुम्हारे किसके पास सकते बोलो? मेरे पास भी। इससे हम दोनों का काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कुछ शेयरिंग करना। सो ये सब ना नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बड़ा डिटेल में है, तो अभी नहीं बात करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको Cl2 बॉन्ड तो पता होगा ना, Cl2 ऐसे बनता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो मेरी पूरी बात सुनना बच्चों, अब मेरी पूरी बात सुनना। यहां पर मान लो कि Cl2 का मॉलिक्यूल है, तो Cl2 के मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन का एटम होगा और दूसरा भी क्लोरीन का एटम होगा। सो गाइस यू नो दैट कि अगर मैं लाइट गिरा के देखता हूं तो मुझे पता है कि किसी भी एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। लेकिन क्लोरीन क्लोरीन के अंदर अगर मैं बात करूं ना बच्चों, ध्यान से सुनना, कुछ बहुत जरूरी चीज दिखाने वाला हूं यहां पर, तो ढंग से सुनेंगे आप लोग। इसका पिक्चर भी ऐसा मिलेगा। अरे क्या है ये डॉट्स? अरे क्या है ये डॉट्स? इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे वाले क्लोरीन का भी, दूसरे वाले क्लोरीन का भी ऐसा ही मिलेगा। खुशी यहां पर दूसरे वाले क्लोरीन का भी ऐसा ही मिलेगा। अब दोनों शेयरिंग के लिए आ चुके हैं ना, दोनों शेयरिंग के लिए आ चुके हैं। और ये कौन सा मॉलिक्यूल बन चुका है बोलो? Cl2 मॉलिक्यूल। अब इन्होंने कहा कि यार देखो, एक एटम की तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, एक एटम की तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये Cl है, Cl है। हम एक तरकीब अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस की दूरी नाप लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन पे बोलो क्या होता है? फिक्स होता है। और जब Cl2 मॉलिक्यूल बना होगा इस तरीके से, तो हम ये करते हैं कि इनके न्यूक्लियस को लोकेट करके इनकी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी को नाप लेते हैं। अब मान लो बच्चों कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी निकल के आ गई 198 पिकोमीटर। मेरी बात अच्छे से समझना, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी कितनी निकल के आ गई बोलो? 198 पिकोमीटर। तो मुझे बताइए जरा कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी एक्चुअली में क्या होती है? अगर दो क्लोरीन एटम कंबाइन हुए तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की दूरी के अंदर दो रेडियस आगे क्लोरीन के, एक ये भी आ गया होगा और एक ये भी आ गया होगा? बोलो है कि नहीं? समझे नहीं मेरी बात को? अरे यार एक एटम की कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं, तो मैं रेडियस नहीं नाप सकता। बट जब दो एटम, जो वही वाले दोनों एटम जब कंबाइंड हुए एक दूसरे से, तो मैंने दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी बोलो क्या कर ली? नाप ली। अरे न्यूक्लियस तो फिक्स है ना अपनी जगह पे, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी नाप ली। और मेरे को पता है कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच में कितने रेडियस आ जाएंगे एटम के? दो, एक इसका और एक इसका। तो मैं बोलूंगा जो 198 है ना, बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ क्लोरीन है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ क्लोरीन है। एंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ क्लोरीन? रेडियस ऑफ क्लोरीन आ जाएगा 198 डिवाइड बाय 2, यानी बोलो कितना आ जाएगा? समझ नहीं आया कैसे हुआ? तो एक एटम का तो मैं रेडियस नहीं नाप सकता। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई वी कैन नॉट एबल टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द आइसोलेटेड एटम, क्यों अकेले एटम का रेडियस नहीं नापा जा सकता? तो आप बोलेंगे सर अकेले एटम की कोई भी फिक्स बाउंड्री, जिस कारण से मैं उसका रेडियस नहीं नाप सकता। फिर सर कैसे नापेंगे? तो हम कहेंगे इन द कंबाइंड स्टेट, इन द कंबाइंड स्टेट the atomic radius is equal to the half of the distance. The atomic radius is equal to the half of the distance between the two nuclei of the atoms. दो एटम्स की जो न्यूक्लियस है ना, उनके बीच की जो दूरी है ना, उसका जो आधा होगा बेसिकली, वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा। क्योंकि न्यूक्लियस तो मैं न्यूक्लियस निकाल सकता हूं ना, और ये जो दूरी टोटल आएगी इसका मैं आधा कर दूंगा, तो बोलो क्या आ जाएगा? उस एटम का रेडियस आ जाएगा। अब बताओ जरा H का, हाइड्रोजन का रेडियस कैसे नापा होगा? H2 मॉलिक्यूल लिया होगा, इस H से लेके इस H के बीच की हमने न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी को नापा होगा, उसका आधा कर दिया होगा, बोलो किसका आ जाएगा? हाइड्रोजन का। हाँ, यहाँ ओवरलैपिंग हम मान के चलते हैं कि ना के बराबर होती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा एरर है, इसलिए मैंने शुरू में आते एक बात बोली थी कि एग्जैक्ट नापा नहीं जा सकता। समझ रहे बात को? ये कुछ ओवरलैपिंग वहां पर भी होती है, जिसकी वजह से एरर रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। मींस आप कभी भी किसी भी एटम के रेडियस को लेकर ना बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? मैं एक बात पकड़ ली है कि मैं कह रहा है कि सर अगर ये एटम थोड़े से ओवरलैप हुए, तो बिल्कुल होते हैं ओवरलैप, है ओवरलैप होते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। अब जब ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो फिर तो भैया ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ओवरलैपिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है, ओवरलैपिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि टोटल जो न्यूक्लियस की दूरी है उसका जो आधा दूरी होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? सीधी नहीं आया समझ में? तो जिन्होंने ऑर्बिटल्स पढ़ा हुआ है उनको एटॉमिक रेडियस के बारे में कुछ पिक्चर क्लियर होने लगी है? नहीं आ रहा। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में और थॉट्स आएंगे, अभी टाइम नहीं बचा, मैं बताता जरूर। नोबल गैसेस कैसे रेडियस निकालेंगे? नोबल गैस तो किससे कंबाइन नहीं होती, अकेले रहती हैं, अकेले रहती है कैसे निकलेगा? फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है, सर सोडियम है, अब सोडियम तो सोडियम से बॉन्ड बनाएगा नहीं, सोडियम तो सोडियम से बॉन्ड, क्या लगता है Na2 बना लेगा? कभी देखा आज तक? देखा है Na2? Cl2 देखा है? O2, N2, ये सब देखिए। क्यों? ये नॉन मेटल्स हैं बच्चों, इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो ये दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं। इस क्लोरीन को भी जरूरत है, उस क्लोरीन को भी जरूरत है, दोनों क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। बट सोडियम के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है 2,8,1। यार मैं जो बातें बोल रहा हूँ 2,8,1 आपको पता लगती है ना?
कहीं मेरे को लग रहा है आपको पता है और मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ हमेशा। सबको पता है ना, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपका क्या सिलेबस डिडक्ट हुआ है। बहुत प्रॉब्लम है इस चीज में, तो आपको बताना है कि सर हमने नहीं पढ़ा हुआ ये। सो 2,8,1, फिर दूसरा जोड़े में 2,8,1, इनके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बोलो क्या है एक्सेस में, कभी शेयरिंग नहीं करेंगे, इनको तो लूज करना होता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम सोडियम से कभी भी बॉन्ड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम से बॉन्ड, बट ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बनाता है, क्लोरीन क्लोरीन से बनाता है। तो जो ऐसे बनाते हैं बॉन्ड उनका तो पता लग जाएगा, बट जो बनाते ही नहीं उनका तो पता। तो अभी सोडियम का कैसे पता लगेगा और नोबल गैस का कैसे पता लगेगा, ये भी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं बचा तो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं इस बारे में। लेकिन अभी हमें क्या चीज याद रखनी दिमाग में बच्चों, पैकिंग बाद में करना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आपको आज तक की क्लास के बाद ना 3 चीजें अच्छे से बतानी चाहिए। पहली चीज, पीरियोडिक टेबल में आपको 30 तक एलिमेंट्स का सीक्वेंस याद हो। फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, आज जिन बच्चों से नहीं पूछ पाया नेक्स्ट क्लास में उनसे पूछूंगा। 30 तक आपको एलिमेंट्स का सीक्वेंस याद हो, और 8 परिवार जो मैंने आपको बताया पीडीएफ में भेज दूंगा, उन 8 परिवारों को याद करेंगे। सिंबल याद नहीं करेंगे जतिन, क्या याद करेंगे, पूरा प्रॉपर नेम याद करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आपको एलिमेंट जो 100 से ऊपर है, पीछे आशीष, जो 100 से ऊपर एलिमेंट्स है क्या उनका नाम लिखना आ गया। जब तक नाम स्टैंडर्डाइज नहीं होता, मान लो आज हमें 128वां एलिमेंट मिलता है तो उसका नाम क्या होगा, अन बाय ऑक्टियम। जब तक उसको स्टैंडर्डाइज नेम नहीं मिलेगा उसका नाम सब जगह पे ये रखा जाएगा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, दुनिया उसको इसी नाम से बुलाएगी, अन नील जो भी है, अन बाय ऑक्टियम बेसिकली 128 के लिए। नहीं आए बात समझिए। दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए, पहली चीज आपको सीक्वेंस 30 तक और ग्रुप्स याद होनी चाहिए 8। दूसरी चीज आपको 100 से ऊपर के एलिमेंट्स का आपको नाम पता होना चाहिए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज आपसे डिस्कस करना शुरू किया है, अब टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका एटॉमिक रेडियस पढ़ाना शुरू कर रहा हूं मैं। तो मैंने आपसे कहा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते। उसका प्रॉब्लम ये है कि इन द आइसोलेटेड स्टेट व्हेन दे आर आइसोलेटेड, मतलब जब ये अकेले होते हैं, तो आपको पता है कि इनके पास ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स की कोई भी फिक्स बाउंड्री, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऐसे घूमते हैं और ऐसे घूमते हुए इनकी कोई भी फिक्स बाउंड्री, जब ऐसे घूमते ही नहीं है, जो दिमाग में ऑर्बिट चल रहा है बच्चों ऐसा होता ही नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं जो बच्चों ने क्लास नहीं ली पिछले, ऐसा कुछ होता है। आप अटेंड करेंगे बैकअप में या वीडियो में तो आपको पता लग जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूमता है, इसलिए कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, और फिक्स बाउंड्री नहीं है इसलिए आइसोलेटेड एटम का रेडियस निकाला नहीं जा सकता। फिर कैसे निकाला भाई इन सब एटम का रेडियस, तो हमने कहा जो जो अपने एलिमेंट से कंबाइन हो रहे थे बच्चों, जो जो अपने एलिमेंट से बोलो क्या हो रहे थे, कंबाइन हो रहे थे। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन से कंबाइन होता है। फिर मैंने ये कहा कि मैंने कुछ नहीं करा, जब 2 क्लोरीन कंबाइन हुए तो मैंने दोनों की न्यूक्लियस तक की दूरी नाप ली, क्योंकि मैंने आपको पता है जिन बच्चों ने ऑर्बिटल पढ़ा हुआ, लाइट गिरा के न्यूक्लियस लोकेट कर लिए, और न्यूक्लियस लोकेट करके उनकी बोलो क्या नाप ली, दूरी, और उनकी दूरी नाप ली तो उसका आधा बेसिकली बोलो क्या होगा उस एटम का रेडियस। ओह नहीं आया समझ, पक्का तीनों बातें क्लियर हैं। एक वो ग्रुप्स याद करने हैं, सेकंड वो 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर्स कैसे आपको नाम देने हैं, और तीसरी चीज एटॉमिक रेडियस पे पूरा टॉपिक हुआ ही नहीं बच्चों, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को लेके बात हो पाई। लेकिन आपको इतना पता लगना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस किसी भी आइसोलेटेड एटम का हम नहीं निकाल सकते। कब निकाल सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी नाप के उसका भी बोलो क्या करके, आधा करके। तीनों बातें क्लियर होती कि नहीं होती, जितना सिखाया अभी उतना आना चाहिए, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर होता है, ठीक है, फिनिश करें। आज इतना ही कर पाएंगे, टेस्ट बढ़ गए थे, तो आज इसको यहीं पर क्लोज करते हैं बच्चों। अच्छा सुनो एक सेकंड और, कल बच्चों आप लोगों का ना ऑफ हो सकता है, ठीक है, किसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैं दिल्ली से बाहर हूँ। शायद मैंने आपको बताया भी था कि मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उनका कुछ थेरेपी वगैरह का सब कुछ है, ठीक है। सो उसके लिए मैं मतलब कल मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाऊँगा, इवनिंग तक आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मतलब छुट्टी मान के चलो, फिर भी एक फाइनल जो मैसेज होगा मैं आपको डाल दूंगा 12-1 बजे तक, ठीक है। ग्रुप में सभी बच्चे हैं, शायद आप लोग 2 नए बच्चे नहीं है शायद, तो आप लोग ऐड होके जाएंगे, मुझसे एक बार बता के जाएंगे। बाकी सब बच्चों भाई ग्रुप में ऐड हो ना आप लोग, तो कल का बच्चों आप लोगों को ऑफ रह सकता है, परसों एज यूजुअल क्लासेस रहेंगी।